आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना काल में गांवों का बुरा हाल है। आज तक ग्राउंड जीरो पर जाकर लगातार वहां की हकीकत आपके सामने ला रहा है। आज आपको कोरोना से बेहाल बिहार के ऐसे ही एक इलाके में लेकर चलेंगे। यहां की तस्वीर एक बहुत बड़े नेता को बेनकाब करती है। देखिए लालू परिवार के चुनावी क्षेत्र राघोपुर का हाल। आप खुद तय कीजिए कि स्वास्थ्य सेवा के नाम पर इस इलाके से उन्होंने कितना इंसाफ किया है। ये मेरे दरवाजे पर टंगा हुआ है, सप्ताह में एक बार आती है इन्हें। परेशानी झेलना पड़ता है हम लोग के यहाँ से। बना है हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के लिए बना गया था, तो इसमें अभी बन गया है, मगर इसमें न डॉक्टर आता है न कोई भी। कोरोना की मार ने न सिर्फ लोगों को बेबस और लाचार कर दिया, बल्कि सरकार और सिस्टम के दावों की पोल खोल दी है। बड़े बड़े नेता, पदों पर मंत्री किसी काम के नहीं आ सके। जिन्हें लोगों ने अपना नुमाइंदा बनाया, उनका इलाका देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि उन्होंने अपने इलाके में काम क्या किया है। कोरोना काल में आज तक बिहार के हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में स्वास्थ्य सेवा का जायजा लेने पहुंचा। आप भी देखें वहां कैसी बदहाली है। हम आपको बता दें कि राघोपुर वो इलाका है जहां से जीतकर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। उनकी पत्नी राबड़ी देवी यहीं से जीतकर बिहार की मुख्यमंत्री बनी। राघोपुर ने लालू यादव के परिवार की अगली पीढ़ी को भी जिताया, लेकिन यहाँ के गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। आज तक ने पहले राघोपुर के जहांगीरपुर गांव का दौरा किया। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर ये बोर्ड लगा है और 2 ANM कर्मचारियों का नाम है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हाल में है, इसका अंदाजा मेरे पीछे बने इस खपड़ैल मकान से आप लगा सकते हैं। ये खपड़ैल मकान साधारण नहीं है, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। जहांगीरपुर, राघोपुर, वैशाली में हम अभी मौजूद हैं। राघोपुर वो इलाका है जहां से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हैं। यहाँ पर केवल एक बोर्ड लगा है, मकान किसी और का है, यानी कि स्वास्थ्य उपकेंद्र का अपना घर भी नहीं, भवन भी नहीं है। हम कई जगहों पर गए जहां पर भवन तो बने हुए थे लेकिन डॉक्टर नहीं थे। यहाँ न तो डॉक्टर है न भवन है, केवल ANM की नियुक्ति है यहाँ, जो प्रति सप्ताह में एक आध दिन के लिए यहाँ पर आती हैं और जो कह सकते हैं कि जो भी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं। ये कब से है स्वास्थ्य उपकेंद्र? ये लगभग हमको लगता है कि 85-86 से है। अच्छा। और ऐसी बोर्डे लगा हुआ है। बिल्डिंग न वहाँ था और वहाँ से कट के हम लोग इस जगह पर आए हैं, तो यहाँ भी बिल्डिंग नहीं बना। ये मेरे दरवाजे पर टंगा हुआ है, सप्ताह में एक बार आती है इन्हें, और टीका उका जो लगाना होता है, जो सुई दवा बच्चा लोग को देना होता है वो दे देता है, अपना चल गए। राघोपुर दियारा इलाके में आता है। नदी पार कर इलाके से बाहर आना पड़ता है। आप ही सोचें कि अगर कोरोना के मरीज को जिला अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाए तो मुश्किलें कितनी आएंगी। राघोपुर से एक और पंचायत जफराबाद का हाल भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ का हाल और भी बेहाल है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर भवन तो बना है, लेकिन इसका कभी उद्घाटन ही नहीं हुआ। 15 साल पहले बने इस स्वास्थ्य केंद्र के भवन को कोई डॉक्टर नसीब नहीं हुआ। राघोपुर के जहांगीरपुर में हमने आपको दिखाया कि वहां के स्वास्थ्य उपकेंद्र में बोर्ड तो है, लेकिन अपना मकान नहीं है, अपना भवन नहीं है, वो दूसरे के मकान में, किसी के मकान में चलाया जा रहा है। लेकिन जाफराबाद में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मकान है, बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ बोर्ड नहीं है। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए बनाई गई थी और इसको बने हुए भी करीब 15-16 साल गुजर चुके हैं। जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब ये भवन बनाया गया था और गांव के लोग बता रहे हैं इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। उसके बाद से बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब देखिए किस हालात में है। जिस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ वो बिल्डिंग अब जर्जर हालत में
आ रही है। इसमें कुल मिलाकर 8 कमरे हैं। अभी जो इस्तेमाल गांव वाले कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ अनाज की बोरियां रखी हुई हैं। इसका इस्तेमाल इस रूप में किया जा रहा है स्वास्थ्य केंद्र का। हॉस्पिटल के लिए बना गया था, तो इसमें अभी बन गया है, मगर इसमें न डॉक्टर आता है न कोई भी। ये हाल तब है जब राघोपुर बिहार का वीवीआईपी इलाका है। 2010 को छोड़ दिया जाए तो 1995 से ही लालू परिवार का गढ़ रहा है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव इसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। भला कोई उनसे जाकर पूछे कि उनके इलाके में स्वास्थ्य सेवा बदहाल क्यों है। राघोपुर से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको यूपी के गोंडा के गांव की हकीकत दिखाते हैं, जहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन न टेस्टिंग का इंतजाम है, न ही दवा और इलाज का बंदोबस्त। कोरोना की दूसरी खौफनाक लहर ने जब महाराष्ट्र में कोहराम मचाया तो राज्य सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मजबूरी में एक बार फिर मजदूरों का पलायन शुरू हो गया, लेकिन अनजाने में ही इस पलायन के बाद सैकड़ों मील दूर यूपी के गांव में मौत का तांडव मच गया। वैसे तो लखनऊ से गोंडा का निंदुरा गांव महज 95 किलोमीटर दूर है, लेकिन कोरोना महामारी में सुविधाओं के नाम पर यहां कुछ भी नहीं पहुंचा है। आज तक लगातार यूपी के गांव-गांव जा रहा है और सच्ची तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है किस तरह से कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बरप रहा है। आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा के एक छोटे से गांव निंदूरा में, और यहाँ की कहानी भी डराने वाली नजर आती है। इस गांव की माने तो लगभग 20 के ऊपर मौतें हुई हैं जिनको कोरोना जैसे लक्षण थे। किसी को सांस लेने में दिक्कत थी, किसी को हाई फीवर था, किसी को सर्दी जुकाम था। सबसे पहले हम तरार अहमद के घर पहुंचे, जो शिक्षक हैं। उनके 60 साल के पिता को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्होंने सीएससी करनेलगंज से एम्बुलेंस भेजने को कहा। एम्बुलेंस नहीं आई और इधर उनके पिता की सांस टूट गई। सांस फूलने लगी, उसके बाद जो है तो हल्का बुखार चढ़ा, फिर 2 दिन के बाद एक्सपायर कर गए। अच्छा, ये क्या दवाइयाँ वगैरह जो किट्स? दवाई कुछ भी नहीं मिली यहाँ पे। प्राइवेट जो है दवा किया और सरकारी दवा कुछ भी नहीं मिली यहाँ पे, न कोई किट आई। सरकार तो कह रही कि हर जगह टेस्टिंग वगैरह। यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। मैंने सुना है कि गांव में बाहर से भी श्रमिक महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ, बाहर से भी आए हैं। संक्रमण का क्या लगता है, उसके थ्रू भी फैला है? हाँ, हो सकता है उसी से फैला हो, बाहर से लोग, महाराष्ट्र और कलकत्ता से। कुछ इसी तरह समीउद्दीन ने अपने पिता को खो दिया। उन्हें भी सांस लेने में तकलीफ हुई। सरकारी अस्पताल में कोई इंतजाम नहीं था। पहले खुद ही घर पर इलाज का इंतजाम किया, लेकिन हालत बिगड़ी तो प्राइवेट अस्पताल में ले गए। जब फीवर आने लगा तो हम लोग दवा लाए। इसके बाद जब उनको 2 दिन पहले सांस फूलने लगी तो हम वहाँ जो करनेलगंज में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, सरकारी अस्पताल, वहाँ गए ऑक्सीजन के लिए। तो वहाँ कहा गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, आप गोंडा जाइए। तो गोंडा के बजाय हम लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल से लाए और दवा करने लगे। 2 दिन बाद उनके पिता की प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई। आखिरी समय तक भी उनका कोरोना टेस्ट नहीं हो सका। ऐसी ही दर्दनाक कहानी अरशद और उनके पिता की। कुछ ही घंटे के भीतर दोनों ने दम तोड़ दिया। अरशद की उम्र महज 28 साल थी। परिवार में इस वक्त आया हूँ गांव के। उस परिवार ने एक नहीं बल्कि 2 लाल खोए हैं, यानी कि पिता पुत्र दोनों की ही मौत हुई है। 28 साल के अरशद, जो कि हार्डवेयर दुकान में काम करते थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। संक्रमण हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई, एडमिट हुए और ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से मौत हुई। तो वहीं उनके पिता मोहम्मद अरशद की भी कुल यही कहानी थी। बीमार हुए, सीएचसी में एडमिट कराया गया, टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव भी निकले और उन्होंने दम तोड़ दिया। वो मौतें वो एक परिवार में होती हैं, किसको जिम्मेदार होते हुई? एक साथ 2 जना निकला, एक घर से एक दिन में रात में मिट्टी हुई उनकी। 12 बजे रात को मिट्टी हुई है। 1 घंटे के अंदर 2 मैयत हुई, बाप बेटे के दोनों। गांव में इसी तरह 20 से ज्यादा मौतों के बाद भी ना तो टेस्ट टीम पहुंची, ना कोई मेडिकल किट बांटी गई। ऊपर से जब आज तक की टीम गोंडा के डीएम से इस मुद्दे को लेकर मिलने पहुंची, उन्होंने 2 घंटे तक हीला हवाली की। आखिर में सीएमओ को बातचीत के लिए भेजा। आज तक सर्वे कर रहा है गांव-गांव जाकर। आज भी हम एक गांव गए
गोंडा के एक गांव गए, वहां पर चीजें बड़ी भयानक थी। वहां पर टेस्टिंग भी नहीं, उनके ग्रामीणों के मुताबिक वहां पर टेस्टिंग नहीं हुई। कितनों की बिना टेस्टिंग के मौत हो गई, किसी को सांस लेने में दिक्कत थी, कुछ हालांकि ऑन रिकॉर्ड पॉजिटिव पेशेंट्स भी थे जिनकी मौत हो गई। सर, ग्रामीण इलाकों में कैसे पहुंचेगी टीम? ग्रामीण इलाकों में ही टीमों का कवरेज है, और न केवल रैपिड रिस्पांस टीम बल्कि निगरानी समितियां भी बनी हुई हैं जो वहां जाती हैं उनके घरों में और उनको खोजती हैं, उनसे बात करती हैं, उनके तकलीफों को जानती हैं। उसके हिसाब से मेडिकल किट का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों टीम द्वारा किया जाता है। आज तक की टीम गोंडा के निंदूरा गांव में गई थी, जो बेसिकली करनालगंज पे पड़ता है, और निंदूरा गांव की तस्वीरें काफी डराने वाली थी। ग्रामीणों के मुताबिक 22 के ऊपर मौतें उनकी हुई जिनको कोविड जैसे लक्षण थे, यानी कि किसी को सांस लेने में दिक्कत थी। और उन्होंने ये भी बताया आज तक कि कहीं पर मेडिकल किट नहीं पहुंची है, कहीं पर भी ये समिति वाला काम नहीं हुआ है। सर, कैसे डील करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं तो हम उसका पता करवाएंगे और समुचित कार्रवाई करेंगे। आखिरकार सीएमओ ने कबूल किया कि अब भी कई गांवों तक सरकार के ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला जमीन पर दिखाई नहीं देता है। समर्थ श्रीवास्तव, गोंडा, आज तक। लंबे चौड़े राज्य में महामारी के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग अब गांव-गांव में होने लगी है। इसे पूरा करने के दौरान उत्तर प्रदेश ने कुछ रिकॉर्ड भी बनाए हैं। यूपी अब कोरोना का सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बन गया है। कोरोना के बढ़े मामलों और लोगों की मौत के बाद उनके दाह संस्कार को लेकर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए गए। मगर इन सब के बीच राज्य में महामारी पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इसी के तहत यूपी ने कोरोना टेस्टिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी एक दिन में सबसे ज्यादा 3,07,000 टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब तक कुल मिलाकर 4,65,00,000 टेस्ट करने वाला भी यूपी पहला राज्य है। टेस्ट बढ़ने के साथ यूपी में कुल एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से नीचे आ गई है। वहीं 21 दिनों के भीतर 2,15,000 केस कम हुए। उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में विशेषज्ञों ने ये राय व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे, उत्तर प्रदेश की स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। उसे सफलतापूर्वक आज नियंत्रित किया गया है। योगी सरकार के मुताबिक नौजवानों को वैक्सीन की सुरक्षा देने के मामले में भी वो पहला राज्य बन गया है। उसने 18 से 44 साल की उम्र के 10 लाख नौजवानों का वैक्सीनेशन किया है। यूपी सरकार की इन कोशिशों की तारीफ पीएम मोदी ने भी की है। जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब परिचित हैं, और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। काफी मात्रा में इस बीमारी को हम कंट्रोल में ला पाए। पीएम मोदी ने वाराणसी में कोरोना से लड़ाई के इंतजामों का जायजा लिया था। पीएम के संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहे पूर्व नौकरशाह और बीजेपी एमएलसी ए.के. शर्मा की माने तो वाराणसी में भी हालात अब काबू में हैं। वहीं तीसरी लहर से निपटने की तैयारी भी की जा रही है। हमने पूर्वांचल के लगभग 10-12 जिलों के पीडियाट्रिशियंस की भी ऑनलाइन मीटिंग किया था। उसमें से छन करके काफी अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। कुछ हमें करने हैं, कुछ उनको करने हैं। जैसे सर एक जैसे पहली बात तो ये कि हम जिलों में पूर्वांचल के जो छोटे जिले हैं उनमें क्या हम एक किसी सामुदायिक आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र को चिन्हित कर सकते हैं जो बच्चों के लिए एक स्पेशलिटी के रूप में डेवलप किया जा सके। कोरोना के नए मामले कम होने के बाद वाराणसी के 60% बेड खाली हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट की दर भी कम हुई है। ऑक्सीजन की शुरुआत में जो कमी थी उसे भी दूर कर लिया गया है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।